नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एक्साइज एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का मूल विधि का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें आपके 51 प्रैक्टिस सेट हैं। 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी लोग जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए, अच्छा वीडियो हम लाते हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले 6 सेट हो चुका है, अगर न देखे हो तो आप लोग जगह जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश से जमींदारी का समापन कब हुआ था? जमींदारी उन्मूलन कब हुई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1 जुलाई 1952 को जो है उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की का सजग प्रहरी बना देता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद जो है 32 आपका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तीसरे को। इसमें दिया गया है, किस जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब हो जाएगा आपका ए और बी दोनों कथन सही। यानी पहला कथन दिया गया है, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों को संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया? किस समिति ने दिया है? साइबर अपराध से संबंधित यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है बीएन श्री कृष्ण समिति ने दिया था। डी ऑप्शन सही है, बीएन श्री कृष्ण समिति ने दिया था। पांचवा प्रश्न दिया गया है, सूचना तकनीकी साइबर यानी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 66D के अधीन अपराध की दशा में कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया गया है? यानी कोई साइबर अपराध करता है तो धारा 66D के तहत जो कितने वर्ष की सजा होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्षों की सजा होती है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। इसमें जो है 3 वर्षों की सजा और 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? किस धारा के तहत जो है लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 22 के तहत जो है लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना था? सन 2000 में बना था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार क्षेत्र है, कहां तक विस्तार है? आप लोग जानते हैं कि सारे जो भी कानून बनते हैं उसका विस्तार क्षेत्र जो है पूरे भारत पर होता है। डी ऑप्शन सही है, कहां तक है? संपूर्ण भारत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निवारक गिरफ्तारी किस गिरफ्तारी से संबंधित है? निवारक गिरफ्तारी, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है दंडात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो, कैसा होता है? दंडात्मक यह होता है निवारक गिरफ्तारी। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा 8वें। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में समुचित सरकार प्रावधानित है? समुचित सरकार, जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है धारा ए में 2A में है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, 2A में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां दिया गया, असत्य कथन को पहचानना है। कौन सा कथन गलत है, इसको पहचानना है। जवाब हो जाएगा, साक्षी के रूप में अभियुक्त व्यक्ति को प्रार्थना के सिवा आहूत किया जाएगा, यह जो है गलत है।
बाकी सारे कथन सही हैं, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संक्षिप्त विचारण की उपबंध किया गया है। किस धारा में किया गया है संक्षिप्त विचारण का उपबंध? तो यह जो है धारा 6 में किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 6 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने का नियत तारीख कौन सी है? जिसका जो है कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है तो वह जो है कब रिटर्न जारी कर सकता है? तो यह जो है 31 जुलाई को करता है। ए ऑप्शन सही है। कब? 31 जुलाई को यह जो है जारी करता है। यह किसके अंतर्गत करता है? आयकर अधिनियम। और आयकर अधिनियम कब बना था? यह जो है आपका बना था 1961 में। 1961 में जो है आयकर अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। कितने बच्चों के लिए कर मुक्त है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है आपके अधिकतम 2 बच्चों के लिए जो है टैक्स फ्री है। अधिकतम 2 बच्चों के लिए बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधोरोपित किया है? जुर्माना, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यह जो है जन सूचना अधिकारी पर। सी ऑप्शन से किस पर? जन सूचना अधिकारी। अगला प्रश्न है, सूचना का के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। किस धारा के अंतर्गत जो है छूट प्राप्त है? जवाब हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत जो है छूट प्राप्त है। सी ऑप्शन सही होगा, धारा 8। 16वां प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि कब है? यानी राष्ट्रपति को की मंजूरी कब मिली थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाले को? तो यह मिली थी 15 जून 2005 को। ऑप्शन यहाँ से सी होगा, 15 जून 2005 को स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्र कौन से हैं? इसका जवाब जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। यानी जो है अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियां हैं, न्यायिक विनिश्चय है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा का यह प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार भूतलक्षी रूप से नियम बना सकती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह द्वारा धारा 40A के तहत जो है नियम बना सकती है। ऑप्शन यहाँ से इस होगा किससे? धारा 40A। अगला प्रश्न, मानव अधिकार आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? कौन सी शक्ति जो है शामिल नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका, इसमें जो है किसी अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश देने की शक्ति जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहीं इसकी शक्तियों की अगर बात किया जाए तो जो है किसी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए समन भेजा जा सकता है, सही है। दस्तावेज का प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है, ये भी सही है। और साक्ष्य के लिए कमीशन जारी करने का जो है शक्ति भी उसके पास ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2C में परिभाषित आयोग से क्या अभिप्रेत है? यानी आयोग का मतलब क्या है जिसका वर्णन धारा 2C में है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए। आयोग का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। आयोग का मतलब क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जवाब में।
अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है 1992 में बना था। सी ऑप्शन से यह कब 1992 में यह आपका बना था। और इसके अंतर्गत जो है 10 सदस्य, इसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं और एक जो है सचिव होता है, ठीक ना, 10 सदस्य और एक सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य वन संचालन समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा, यह जो है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो क्या है? बंदी पशु किसे कहते हैं? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यानी जो पकड़ा गया है पशु वो भी बंदी है, कैद में रखा गया तो भी बंदी है, और कैद में प्रजनित यानी कैद में जो है प्रजनन करता है तो भी वह जो है आपका बंदी पशु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। लूट को किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? जवाब हो जाएगा, लूट जो है धारा 309 में रखा गया है लूट को। ऑप्शन यहाँ से ई सही, धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है। पर्यावरण प्रदूषक जो है किसमें वर्णित है? कौन सी धारा में? तो यह जो है धारा 2B में वर्णन इसका किया गया है। बी ऑप्शन का धारा 2B। अगला प्रश्न, ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है? ठहराव रेखा, यह जो है मोटरयान संबंधित प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चौराहे से थोड़ी दूर पर जो है ठहराव रेखा, जिसे जो है जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, वह बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वाहन चालक द्वारा पीली रेखा के अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा धारा 119/117 के तहत जो है चालान किया जाता है, मोटरयान अधिनियम 1988 के। हर अधिनियम में आप लोग उसका सन जरूर याद रखिएगा किस सन में बना था, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न सीधे तौर पे यहां से आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, धारा 2 के अनुसार व्यवहारी यानी डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? डीलर के अंतर्गत जवाब हो जाएगा, यह जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो मोटर यानों का विनिर्माण में लगा है वो भी डीलर कहलाएगा, जो मोटर यानों की मरम्मत करता है वो भी डीलर के अंतर्गत आएगा, और जो मोटर यानों को पट्टे पर देता है वो भी आपका डीलर ही कहलाएगा। तो जो है तीनों का सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजन को परिभाषा दी गई। विशेष लोक अभियोजन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है धारा 2E में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन तो यह धारा 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 212 यानी 212 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं किया, यानी बालक किसको कहा जाएगा? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो है बालक किस व्यक्ति को कहा जाएगा, यानी उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? जवाब हो जाएगा 18 वर्ष की आयु का जो है होगा उस व्यक्ति से जो है पूर्ण बालक नहीं है, यानी
वह पूर्ण अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है तो जो है पूर्ण बालक वह नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बालक जो है 18 वर्ष से कम का है तो बालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में जो है घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई? तो यह जो है धारा 2F में इसकी परिभाषा दी गई है, धारा 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? यानी किसी को आजीवन कारावास का सजा हुई है उसको कम कौन कर सकता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है समुचित सरकार कर सकती है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? तो यह जो है आपका उपरोक्त सभी को, यानी जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोई आपदा आया तो तुरंत जो है आदेश जारी करता है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा जो है सशक्त कार्यपालिका मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, यानी तीनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, संज्ञेय अपराध पुलिस में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? कोई अपराध अगर संज्ञेय अपराध कर रहा है तो जो पुलिस अधिकारी उसके साथ क्या कर सकता है? जवाब हो जाएगा अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, यानी बिना किसी वारंट की आवश्यकता ही नहीं है, अगर कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, वारंट की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु किसके भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। यानी विवाह के कितने वर्ष बाद अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु में रखा जाएगा? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है विवाह के 7 वर्ष तक। सी ऑप्शन सही होगा। अगर 7 वर्ष का तक जो है किसी महिला की जो है असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो उसको दहेज मृत्यु के अंतर्गत रखा गया है। और यह जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 304 में इसका वर्णन है। ठीक है ना, 304 जो है बी में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, स्त्री की सम्मत के बिना गर्भपात करने के लिए प्रयत्न किया जाता है तो उसमें जो है मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, यानी उसकी मृत्यु जो है अगर आप कर देते हैं, उसको मार देते हैं तो वह जो है अपराध के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य का वाद किससे संबंधित है? वाद भी आपका सीधे तौर पे पूछा जाता है, तो अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें जो है पहला लेक्चर पूरा वाद से संबंधित है, बहुत सारे वाद हम उसमें देख चुके हैं, तो उसको आप लोग कवर कीजिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 34 में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही है। यह किससे संबंधित है? धारा 34 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप कर्ता कौन थे? कौन इसको बनाए थे भारतीय दंड संहिता? तो यह जो है 1860 का जो भारतीय दंड संहिता था इसे किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। ये ऑप्शन सही है, किसने? लॉर्ड मैकाले ने इसे बनाया था। आगे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 में किसकी परिभाषा दी गई है? धारा 101 में तो इसमें जो है हत्या की परिभाषा दी गई है। सी ऑप्शन सही है, हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 फर्स्ट सी में किसकी परिभाषा दी गई है? तो इसमें जो है जमानती अपराध की बात की गई। ये ऑप्शन सही है, जमानती अपराध। इस तरह से हमने जो है 7वां सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।